हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम ईवीएस के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानेंगे कि क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र, और इसका ही अध्ययन करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियो उन तक पहुंचती रहे। देखिए, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु किस तरह से रहते हैं, किन परिस्थितियों में रहते हैं तथा जीवन को जीने के लिए एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर होते हैं तथा एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन जो है हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो वो है इकोलॉजी। क्या है? इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इकोलॉजी शब्द का जो अर्थ होता है, वो इकोलॉजी शब्द की जो मीनिंग होती है उसका मतलब होता है परिवेश का अध्ययन। इस प्रकार हम देखते हैं कि कौन सा जीव किस प्रकार से रहता है, भोजन के लिए किस पर निर्भर होता है तथा भोजन कैसे प्राप्त करता है, जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर होता है एवं किस प्रकार के क्रियाकलाप करता है। इन सभी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो है पारिस्थितिकी के अंतर्गत। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला हमारा है सजीव, दूसरा है निर्जीव। क्या है? सजीव और निर्जीव, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम मिल करके बनता है। इन्हीं दोनों को मिला करके मतलब पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम बनता है। आप देखते होंगे कि हमारे देश का जो भौतिक स्वरूप है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार का है। कहीं पर आप देखेंगे कि विशाल पर्वत, तो कहीं दूर फैला हुआ रेगिस्तान, तो कहीं घने जंगल, तो कहीं विशाल समुद्र। इस तरह से हमारे देश का जो भौतिक स्वरूप है वो अलग अलग है। भौतिक स्वरूप की विभिन्नता के कारण यहाँ की जलवायु भी भिन्न होती है। जलवायु की विविधता के कारण वनस्पतियाँ और जीव जंतु में भी कुछ विभिन्नता होती है। यह स्वाभाविक सी बात है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे, वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। तो प्रकृति में इन सब का अपना अस्तित्व बना रहे, इसके लिए पौधे, जलवायु और पर्यावरण मिल करके कई प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों का निर्माण करते हैं। जैसे जल में रहने वाले प्राणियों का तंत्र अर्थात जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इसी प्रकार स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे मैदानी, पठारी। ये है मैदानी, पठारी पारिस्थितिकी तंत्र। अब आते हैं कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र अथवा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसको दो भागों में हम बांट के पढ़ते हैं। क्या है? सजीव घटक और निर्जीव घटक। अब जानते हैं कि सजीव घटक क्या है। तो सजीव घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, ये एक दूसरे के लिए आहार अर्थात भोजन का कार्य करते हैं। पोषण आहार के आधार पर सजीव घटकों को तीन भागों में बांटा जाता है। सिंपल सा जानिए, जिसके अंदर जीवन होता है, जो अपनी क्रियाएं कर सकता है, वो सजीव घटक के अंतर्गत आता है। फिर उत्पादक है। अब इसको हम जब तीन भागों में बांटेंगे, तीन श्रेणियों में, तो पहला उत्पादक है। उत्पादक क्या है? जो सजीव घटक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो सुपोषी कहलाते हैं, इन्हें उत्पादक कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर के क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से वो अपना भोजन बना लेते हैं। उपभोक्ता क्या है? कि जो जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी के ऊपर निर्भर होते हैं, उसे उपभोक्ता कहलाते हैं। भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहने वाले को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा प्रथम चरण उपभोक्ता। ये देखिए यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हैं, ये उपभोक्ता एक सांप है, और फिर इधर ये पूरा फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो हमारा पहला है प्रथम चरण उपभोक्ता। तो प्रथम चरण उपभोक्ता के अंतर्गत जो शाकाहारी होते हैं, जो भोजन के लिए सीधे उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, उन्हें प्रथम चरण के उपभोक्ता कहते हैं। जैसे टिड्डी है, बकरी है, पेड़ पौधे आदि। फिर द्वितीय चरण उपभोक्ता है। तो द्वितीय चरण उपभोक्ता में जो जानवर शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, द्वितीय चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मेढक और भेड़िया है, ये द्वितीय चरण। यहाँ से कई बार प्रश्न बना भी है, आपके यूपी टेट में पूछा गया है।
फिर तृतीय चरण के उपभोक्ता क्या है कि जो जानवर द्वितीय चरण के उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं तृतीय चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे सांप और शेर, ये इस प्रकार से। फिर अपघटक, अपघटक क्या है कि प्राणियों की मृत्यु हो जाती है मान लीजिए किसी में, तो क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि प्रकृति में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मृत जीवधारियों को या सड़ी गली वस्तुओं को खा करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, कवक है, ये सब क्या है, शरीर के पोषण लेने के कारण इन्हें मितोपजीवी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपघटक है। अब अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक मृत जानवरों का मांस खाने वाले जीव जंतुओं को अपमार्जक कहते हैं। इन्हें प्रकृति का जो है सफाई कर्मी या मेहतर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कौवा, गिद्ध, चील आदि। सर्वाहारी क्या है? वे जीव जो पेड़ पौधे तथा जंतुओं दोनों को ही अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है? सर्वाहारी हैं। फिर है परजीवी। परजीवी क्या है? इसको जान लीजिए। वे जीव जो अपना भोजन आवास के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर या आश्रित रहते हैं, वो परजीवी कहलाते हैं, जैसे जोंक, मादा मच्छर, ये सब। फिर आते हैं निर्जीव घटक के अंतर्गत। हम पहले ही बता चुके हैं कि सजीव और निर्जीव घटक का दो है, तो अब निर्जीव घटक सेकंड है हमारा निर्जीव घटक। इसी को बोलते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। पर्यावरण में निर्जीव घटक के अंतर्गत स्थल मंडल है, जल मंडल है और वायुमंडल है। ये सब मिलकर के क्या कहलाते हैं? ये सभी प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। निर्जीव घटक के कारण ही सजीवों का विकास बेहतर ढंग से संभव है। किसी भी निर्जीव घटक के अधिक या कम होने से पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो सकता है, ये स्वाभाविक सी बात है। जैविक पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन संसाधनों पर अधिक से अधिक जो है प्रयोग कर रहा है। एक समय था जब हमारे दादा और परदादा जो है पेड़ों की पूजा करते थे। राजा महाराजा लोग सड़कों के किनारे पेड़ लगाते थे, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। तो ऐसा हमको करना चाहिए। सोचिए अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा, सूर्य नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब चीज़ें हमें सोचना चाहिए। फिर आते हैं फूड चैन। ये देखिए, ये आप पूरा फिगर में आप देख सकते हैं फूड चैन का कैसे है। यहाँ पे ए है, ए बी और सी करके है। तो ए में देखेंगे कि वन है, फिर हिरन है, फिर हाँ बाघ है, फिर इसी तरह से यहाँ पर है। आप पूरा फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इसको जब देखते हैं कि फूड चैन क्या होता है, तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं के भोजन से संबंधित कड़ी या श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला के एक सिरे पर क्या होता है? उत्पादक होता है, एक सिरे पर उत्पादक और दूसरे सिरे पर सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। ये चित्र में जिस प्रकार से तीनों श्रृंखलाएं दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे चित्र में, यहाँ आप समझ सकते हैं पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों का फिगर बना है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। फिर आहार जाल क्या है कि प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र, आहार जाल फूड वेब इसी को बोलते हैं, कि प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती हैं। ये कई स्थानों पर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। आहार श्रृंखलाओं के कई स्थानों पर जुड़े होने के कारण पोषण संबंध जो है एक रेखा में न होकर के आपस में जाल की तरह उलझ जाते हैं। इसे आहार जाल कहते हैं। ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ पे चित्र में आप देखेंगे तो ये आहार जाल है, एक दूसरे से उलझे हुए हैं, इसी को आहार जाल कहते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए ऊर्जा का प्रवाह। अब देखिए यहाँ फिगर में ही देख लीजिए, यहाँ पे ऊर्जा का प्रवाह कैसे हो रहा है, ये ऊर्जा का प्रवाह है। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को पौधे ग्रहण करके खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन्हीं खाद्य पदार्थों को जीव भोजन के रूप में लेते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा प्राप्त होती है। पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतुओं तक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस प्रकार क्रमशः सभी जीव जंतु एक दूसरे को ऊर्जा प्रदान करते हैं। दिए गए चित्र में आप देखेंगे कि ऊर्जा का प्रवाह पेड़ पौधों से शाकाहारी
जीव शाकाहारी जीव से मांसाहारी जीव, मांसाहारी जीव से अपघटक एवं पुनः पेड़ पौधों में हो रहा है। यहाँ पे आप ये यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। अब पारिस्थितिकी पिरामिड है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका यहाँ से प्रश्न बनता भी है। देखिए, पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसके आया था, वो 1927 में रखा गया था। इसे एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न प्राथमिक श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार का संबंध होता है। इन संबंधों को जब चित्र के रूप में दर्शाया गया है, इसे पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। ये आप देख सकेंगे आगे। ये देखिए, यहाँ पे पिरामिड बना हुआ है। ये पिरामिड के माध्यम से आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो ये पारिस्थितिकी पिरामिड हो गया। अब इन्हें भी जान लीजिए कि सौर ऊर्जा को बहुत कम मात्रा पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को प्राप्त होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकांश मात्रा जो है पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही नष्ट हो जाता है। यह पृथ्वी पर हो रहे प्रदूषण का दुष्परिणाम है। प्रकाश ऊर्जा का मात्र 1 से 5%, कितना 1 से 5% हरे पेड़ पौधों द्वारा संचित एवं रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। यह वृक्षों की लगातार घटती संख्या का परिणाम है। उत्पादक तथा उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की मात्रा निरंतर कम हो रही है। वृक्षों तथा कुछ जीव जंतुओं की कमी होती संख्या के कारण होता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। पर्यावरण परिवर्तन, प्राणियों का अनुकूलन। देखिए, सभी जीव उस वास स्थान पर रहना पसंद करते हैं जिसके लिए वह अनुकूलित हों। वनों को काटे जाने से अनेक जीवों के लिए वास स्थान का संकट उत्पन्न हो गया है। प्रत्येक प्राणी अपने शरीर के अनुसार अनुकूलन स्थान का चुनाव करता है। जैसे सांप बिल में, पेड़ पौधे, पक्षी जो है पेड़ों पर, मछली पानी में, इनके निवास में परिवर्तन होता है। इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वे नष्ट भी हो सकते हैं। जैसे मछलियां जल से बाहर आने पर मर जाती हैं। पृथ्वी पर लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण कई जीव वातावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पा रहे हैं और विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे गिद्ध, सारस, बाघ, भारतीय चीता, डायनासोर, टोडो, ये क्या है, ये विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। सजीवों में अनुकूलन क्या है? जीवित रहने के लिए सभी प्राणियों को कुछ आवश्यकताएं होती हैं। यह आवश्यकताएं उचित वातावरण, आवास, भोजन, पानी, सुरक्षा एवं प्रजनन। सभी जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने पर्यावरण से करते हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जंतु एवं पौधे अपने पर्यावरण के अनुरूप शारीरिक संरचना, कार्य, व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं। परिवेश के अनुरूप जीवों में यह परिवर्तन अनुकूलन कहलाता है। अब आप देखेंगे कि किसी विशेष वातावरण में सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है। अनुकूलन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। यह कई वर्षों में परिवेश के अजैविक घटकों के में परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन होता है। ये जीव जो इन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते वे नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए डायनासोर अपने बड़े आकार एवं भोजन की कमी के कारण नष्ट हो गए हैं। सभी जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, सजीवों में विभिन्न वातावरण में रहने के लिए बहुत से विशेषताएं पाई जाती हैं। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे ये किसमें कौन सा पाया जाता है अनुकूलन। ये है, जैसे आप देखिए अत्यधिक गर्मी में कौन आता है? तो ऊंट, नागफनी, बबूल, ये सब अत्यधिक गर्मी में रहते हैं। जलीय क्षेत्रों में, जल क्षेत्रों में मछली, मेढक, जलकुंभी, सिंघाड़ा, ये सब रहते हैं। फिर पर्वतीय क्षेत्र, अत्यधिक ठंड, हिमपात, ढालदार चट्टान, ये यहाँ कौन रहेगा? याक, पहाड़ी भालू, बकरी, चीड़, देवदार, ये सब रहते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर आप देखिए कि पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन, हमारा दायित्व क्या है? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्रियाकलापों में संतुलन रखना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? वायु शुद्ध रखनी चाहिए,
अनावश्यक रूप से हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। ये इस प्रकार से कार्य करके हम जो है उसको बचा सकते हैं। आवास क्या होता है? आवास रहने का स्थान होता है। उत्पादक क्या होता है? पैदा करने वाला। उपभोक्ता क्या है? उपभोग करने वाला होता है। सजीव क्या होता है? जिसमें जीवन होता है। अपमार्जक मतलब मृत जीवों को खाकर स्वच्छता करने वाला। शाकाहारी मतलब साग सब्जी का आहार करने वाला। उसी प्रकार से ये आप देख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? वह क्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। यहाँ पे प्रश्नोत्तर है, ये आप लोग प्रश्नोत्तर स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। प्रश्नोत्तर स्क्रीन पे हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ से तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर ही दीजिएगा। ठीक, ये इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में बनेंगे, इनको आप लोग देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।